बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। गुज़श्ता 2 दिनों से 2 बड़ी अहम खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये कि स्विट्ज़रलैंड में जब मुज़ाकरात हो रहे थे और फील्ड मार्शल वहाँ पे मौजूद थे, तो इस दौरान इसराइल ने, मोसाद ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। पाकिस्तान को पता चल गया जनाब, तो पाकिस्तान ने संगीन नतायज की धमकी दी, जिसकी वजह से अपने इन मज़मूम मकासद से पीछे हट गया इसराइल। और दूसरी खबर यह है कि जनाब, जब एक मौके पे तातल पैदा हो गया मुज़ाकरात में, क्योंकि अमेरिका ने पैसे देने से इनकार कर दिया इसराइल को, तो जनाब फिर सऊदी अरब ने ये पेशकश की कि जनाब हम 24 अरब डॉलर जो हैं ये ईरान को दे देते हैं अगर अमेरिका नहीं देता तो जिसके बाद अमेरिका ने कह दिया ठीक है जनाब, हम दे देते हैं पैसे। जो 12 अरब डॉलर वो दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 2 खबरें क्या हकायक पर मबनी है? अगर हकायक पर मबनी नहीं है, तो ये खबरें फैलाने का मकसद क्या हो सकता है? और फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के बाद आपने हुर्मुज़ की क्या सूरत हाल है, उस हवाले से भी झूठी सच्ची खबरें जो हैं वो मार्केट में फ्लोट की जा रही हैं। और पाकिस्तान का सुनहरी दौर जो है ये शुरू होने वाला है। ये पहले भी मैं 2 वीलॉग कर चुका हूँ इस पे, आज फिर मैं इस पे बात करूँगा। लेकिन इससे पहले जनाब, ये जो आज़ाद कश्मीर में वो बैठे हुए जनाब, जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटियाँ जो धरना दे के बैठी हुई हैं, पार्लियामेंट में भी इसकी बाज़ सुनाई दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कौमी असम्बली में जो खिताब किया है, उन्होंने 2 वज़रा के नाम लिए बगैर लत्ते लिए हैं, रगेदा है उनको। एमक्यूएम के ऊपर भी उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की है, बल्कि ये भी कहा है कि जनाब आप निकल जाएँ, काबीना से निकल जाएँ। उन्होंने ये लबो लहजा क्यों इख्तियार किया? इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? एक तो ये कि ना, वहाँ कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है? हुकूमत तो वहाँ सीधी-सी बात है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो पीपल्स पार्टी वालों ने ही जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम किया है ना, पाबंदी लगाई है ना। तो कह रहे हैं आप वफाकी हुकूमत से जनाब उनके साथ मुज़ाकरात करें कि मौलाना से उन्होंने दरखास्त की है, पीटी उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी वालों ने सालसी की। तो मौलाना ने तो सीधी सी बात की है, उन्होंने कहा ये लॉन्ग मार्च मुझ खत्म करें, जो धरने धुरने दिए हुए हैं, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। और उन्होंने अब जो जॉइंट एक्शन कमेटी वाले मौलाना साहब को रावला कोर्ट का दौरा करने की भी दावत दे दी है। अब ये जो इनके हाथ पांव कूले हुए हैं, ये जॉइंट एक्शन कमेटी वाले जो हैं, ये सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की, वो इनका सरेंडर कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं है। नौबत जहाँ तक आ गई हुई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे जाके मैं इसकी वजाहत भी करता हूँ। बहरहाल, उन्होंने जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, उन्होंने जो कहा है कि जनाब एक वज़ीर साहब हैं जो ये कह रहे हैं जनाब रावला कोर्ट जो है वो कश्मीरी नहीं है और इस पे शर्मिंदा भी नहीं है। तो ये बात तो की थी ख्वाजा आसफ साहब ने। ख्वाजा आसफ ने 22 जून को एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि रावला कोर्ट वालों को मैं ज़्यादा कश्मीरी भी नहीं मानता। और यही वो कहते हैं कि मीरपुर वालों का हाल है। ये ख्वाजा साहब ने कहा, उसमें वो शर्मिंदा भी नहीं है। एक से ज़्यादा मर्तबा वो इस बात का इज़हार कर चुके हैं। वो कहते हैं वो तो पोठोहारी हैं जनाब, वो तो कश्मीरी हैं ही नहीं। तो हमारे एक दोस्त हैं गौर भट्ट साहब, वो ज़ाहिर है कश्मीरी, खुद भी कश्मीरी हैं, कश्मीर की हिस्ट्री को भी वो जानते हैं। तो उन्होंने, उनसे मेरी बात हो रही, तो वो कह रहे हैं ख्वाजा साहब ठीक कहते हैं, ये कश्मीरी नहीं है। तो बहरहाल अगर कश्मीरी नहीं है तो ये रियासत जो है आज़ाद कश्मीर, ये आज़ाद जम्मू व कश्मीर रियासत का पूरा नाम है। वो जम्मू वाले हो सकते हैं अगर तारीख को खंगालने हम बैठ जाएं, फिर तो जनाब जो पंडोरा बॉक्स, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इस वक्त तो वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ना, रावला कोट और मीरपुर वाले। उनको ये आप छोड़ दें कि जनाब लंदन से बड़ी जनाब इनके मीरपुरिये जो हैं, इनके हवाले से बड़ी गलीज किस्म की खबरें आती हैं, गंदी खबरें आती हैं, रिश्तों का जो ख्याल नहीं रखते, वो वहाँ असाइलम लेने के लिए या फिर वहाँ की शहरियत लेने के लिए, ये सारी चीज़ें छोड़ दें हम। ये उनके इनफरादी फेल हैं। लेकिन जो ये साहब कह रहे हैं, तो जब या तो आप ये कहें ना कि जब आप कुछ कर सकते हो, उनको रियासत जम्मू व कश्मीर जो है, आज़ाद रियासत जो है जम्मू व कश्मीर, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान के साथ है, तो अगर आप उनको अलग कर सकते हो, पंजाब के साथ मिला सकते हो, फिर तो बात है। ये तो आप कर नहीं सकते। ये तो उसी तरह की बात है ना,
जैसे वो मकबूजा कश्मीर वालों, वो हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर वालों के साथ किया, जनाब आदिय कश्मीर अलग कर दी, जम्मू को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, ये सारी अलग रियासतें बनाने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। तो ये इसी तरह ये इस तरह की बात ये कर रहे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल जो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ठीक बात की है, मेरा ख्याल है कि जनाब ऐसा लबो लहजा इस मौके के ऊपर नहीं इख्तियार करना चाहिए था इनको। लेकिन वो ख्वाजा आसफ साहब जो है, उनकी बात में ही वजन है। वो कहते हैं कि यार ये लोग जो हैं अगर पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, किसी की जुबान बोलेंगे, भारत की जुबान बोलेंगे, तो फिर मेरा लबो लहजा यही होगा इन लोगों के बारे में। वो जो कश्मीरी हैं वो कहते हैं कश्मीरी तो पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, कुर्बानियां दी हैं। 3 लाख लोग जो हैं वो शहीद हुए जब ये हिजरत का वक्त आया, पाकिस्तान में हिजरत की, वो ये कह रहे हैं ख्वाजा आसफ साहब। तो वो कह रहे हैं फिर इनके बारे में और क्या कहूं फिर मैं। वैसे तो जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, बल्कि जो कश्मीरी हैं, जो अक्सरियत है आज़ाद कश्मीर के शहरियों की, वो बड़े तंग हैं ये जो कमेटी वाले हैं इनसे। और दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि जनाब एक वजीर साहब कहते हैं कि महाजरीन की 12 नशिस्तें वो कहते हैं हमारी जेब में है। अच्छा, 12 नशिस्तें जेब वाली बात तो की हुई है दरअसल राणा सनाउल्लाह साहब ने। वो वहाँ की जो इनकी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है आज़ाद कश्मीर की, वो आए थे, ज़ाहिर इलेक्शन हो रहे हैं 27 जुलाई को, तो उसकी प्लानिंग के लिए, टिकटों वगैरह के लिए, तो उन्होंने कहा जनाब ये जो हमारी गिनती है ना, ये शुरू होनी है 11 से। 10 नशिस्तें तो हम घर से लेके चलेंगे। 10 नशिस्तें वो महाजरीन वाली नशिस्तें जो पंजाब की हैं, वो उसकी बात कर रहे थे। तो यही जो कमेटी वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब जो 10 नशिस्तें हैं महाजरीन की, कश्मीरी महाजरीन की, तो वो तो जनाब जो हुकूमत साजी में बड़ा किरदार होता है उसका, और ये मन माने लोग जो हैं उनको ये मुंतखब करवा के ले आते हैं। तो खबर ये है कि जनाब राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था उनकी आदत से, जनाब आप आए दौरा करें पाकिस्तान का, पंजाब का, तो फिर हम आपको ना मुतलका हकाम से, इंतजामी हकाम से आपको बुलाते हैं ताकि ये सीटें जनाब हमारी जेब में रहें। इसकी वजाहत वजूहत उन्होंने कोई नहीं की। वो ये भी कह सकते हैं जनाब हमारी स्ट्रेटजी है ये, वो तो कह ही देते हैं जनाब सियासतदान जो हैं कि जनाब इतनी सीटें तो हम घर से लेके चलेंगे, वो जो समझ रहे होंगे कि जनाब, लेकिन इसकी वजाहत कोई नहीं है। इससे लग यही रहा है कि जनाब इसको जो है वो इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे तो तकवीद मिलती है कमेटी वालों के जो मौक़िफ़ है उसको। एक ये उन्होंने, और तीसरा उन्होंने ये कहा जनाब इनको जो एमक्यूएम वाले हैं, बल्दियाती इलेक्शन, वो जनाब बल्दियाती इलेक्शन का वो लेके बैठ जाते हैं हर दूसरे दिन। तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जनाब अगर इतना ही शौक है इनको, तो ये पहले कहे ना वफाकी हुकूमत को वो बल्दियाती इलेक्शन करवाए ना, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवा लें, जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक करवा लें, फिर आप हमारी तरफ आ जाए। वहां वो कहते हैं जनाब आपको आपने लॉलीपॉप दिया और ट्रक की बत्ती के पीछे वजीर आजम ने लगाया हुआ है, तो जनाब आपको मिलना मुलना कुछ नहीं है। वो कहते हैं तरमीम की जाए, आइन में तरमीम करना चाह रहे हैं ना वो बल्दियाती सिस्टम के हवाले से। तो वो कहते हैं साढ़े दे थोड़ा शायद मजा आता, तुसी जनाब अगर वजीर आजम थोड़ी गल नहीं मानते तो निकलो तुसी कबीना चो। ये इन्होंने अच्छा, अब ये इन्होंने ये क्यों बात, वैसे वहां एक नोक चोंक भी हुई है। तो जब वो बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे थे तो फिर बिलावल भुट्टो ने हमने तो बेहतरीन सिस्टम दिया हुआ सिंध में जनाब, तो इस पर फारूक सत्तार ने कहा कि जनाब बिल्कुल बल्दियाती इलेक्शन करवाएं आप भी, ताकि आप लोग भी काला सूट पहने और बालों में जेल शेल लगा के जनाब निकले बाहर आप। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जनाब ये जाती अटैक मेरे ऊपर किया गया है। तो जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने कहा जनाब मुझे तो इस तनज़ की ये समझ नहीं आई कि क्या तनज़ है, तो तनज़ की समझ आएगी तो फिर ही मैं कहूँगा ना फारूक सत्तार से जनाब वो माफ़ी मांगे। तो इस पर मुस्तफा कमाल ने कहा कि जनाब फारूक सत्तार ने क्या बताना है, मैं आपको बताता हूँ, लोग काला सूट इसलिए पहनते हैं, वैसे तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ इशारा था उनका, लेकिन उन्होंने कहा मुस्तफा कमाल ने काला सूट इसलिए पहनते हैं कि जनाब पानी तो है नहीं वहां पे कराची में, अगर सूट गंदा भी हो जाए तो पता ना चले, और दूसरा जनाब जो बाल धोने, सर धोने के लिए भी पानी नहीं है, तो लोग जेल शेल लगा के वो अपने आप को जनाब जो है वो ये शो करते हैं कि हम जनाब फ्रेश हैं, ताज़ा हैं। तो ये उनका जनाब तशरीह मैंने कर दी है, तो माफ़ी जो है फारूक सत्तार साहब मांग लें। तो इसमें बार वो कह के कुछ लग गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जॉइंट एक्शन कमेटी वालों के साथ हमदर्दी का इज़हार क्यों कर रहे हैं, क्यों मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, हालांकि अपनी हुकूमत है उनकी।
तो आपको याद होगा कि 2024 के जनरल इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब जलसा आम से खिताब किया करते थे, तो उस वक्त उनकी गुफ्तगू से पीटीआई की हमदर्दी झलकती थी कि जनाब उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। तो जनाब बाद में जब इलेक्शन हो गए तो उस वक्त ये कोशिश भी की गई कि जनाब पीपल्स पार्टी और पीटीआई वाले जो मिलकर हुकूमत बनाएं, हुकूमत साजी की कोशिश करें। वो तो बीच में शायद जरदारी साहब पड़ गए, जो क्या मामले जो कोशिशें, और पीटीआई वाले जो वो मान नहीं रहे थे कि जनाब नहीं सानू कोई नहीं जनाब, ਤੁਸੀਂ अपनी बनाओ, उन्होंने नाल नून लीग ना पीडीएम ਦੇ ਤੁਸੀਂ इकट्ठे रहे हो ना, तो हुकूमत भी इकट्ठी बना लो वगैरह। और वैसे जो था ना प्लान जो था या वो बंदोबस्त जो था वो भी यही था जो इस वक्त है। तो भारत इन्होंने कोशिश पूरी की थी जनाब पीटीए वालों के वोट मुझे मिल जाए। अब आजाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं तो इनकी ये कोशिश हो सकती है कि जनाब वहां से वोट जो नाराज लोग हैं इनके वोट में हासिल कर लूं, जैसे पीटीए के वोट हासिल करना चाह रहे। ज़ाहिर है एक सियासी यार, वो सियासी शख्सियत है, सियासी जमात है, तो उन्होंने ये कोशिश करनी है जहां से भी वोट मिले उन्होंने वोट खींचने की कोशिश करनी है। तो इसमें क्या है वैसे। और दूसरा जो ये जॉइंट एक्शन कमेटी वाले हैं, ये जनाब अब आगे हुए हैं तरलों के ऊपर। एक तो जनाब इन्होंने, आपको याद ही होगा कि मैंने भी अर्ज किया था, जनाब इन्होंने दरखास्त की है, बल्कि खत लिखा है उनको मौलाना फजल रहमान साहब को कि आप साल से करवा दें। अच्छा, ये वो लोग हैं जो कहते थे एपीसी में शरीक नहीं हुए थे, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, कि वहां बैठ के बात करने, कैसे नहीं आना, असि तो उन्हें एहतजाज ही करना, धरने ही देने हैं। यानी ये अपनी औकात तो वध करना चाह रहे थे, लेकिन वो होया ही नहीं, कामयाब नहीं सके। रावला कोट बैठे ने, लो जी लॉन्ग मार्च करेंगे 12 तारीख को, अब कहते हैं लॉन्ग मार्च मौखर कर दिया है, फिर कहते नहीं मौखर नहीं किया, वो हम तो मौका दे रहे हैं हुकूमत को। हुकूमत और तो मौका ले ही नहीं रही, हुकूमत ने कदों क्या जनाब साढ़े मुज़ाकरात करो आके। और दूसरा इन्होंने वो जो इनकी कमेटी है और उसके जो एक अहम रहनुमा है शौकत नवाज मीर साहब, उन्होंने एक बयान दिया है, उसको ट्वीट किया है जॉइंट एक्शन कमेटी ने खुद ही, और उसमें जनाब उन्होंने ये कहा है कि जो अमन मुज़ाकरात हुए हैं तो इसकी उन्होंने बड़ी तारीफ की है जनाब वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल आसम मुनीर की, और उनको खराज तहसीन पेश किया है। और वो कहते हैं कि कमेटी इस बात पर यकीन रखती है कि मसाइल का हल तसादम में नहीं है, बल्कि मुज़ाकरात और बाहमी एहतराम में मुज़मर है। पहले कहते थे कोई मुज़ाकरात नहीं, पहले हमारे मुतालबात माने, वो आप मान चुके हुए हैं, अब अमल करें। अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं यार आप ना आए बात करें, और हुकूमत ये फैसला करके बैठी हो कि नहीं ये जो उन्होंने करना है, जितना जोर लगाना है लगाएं। लोग खुद तंग हैं यार वहां के इनसे, और फिर जाली खबरें चलवाई जा रही हैं। ये रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं, इनके बयानात मौजूद हैं कि जब किसी को नहीं आने देंगे। और वह जब वहां पे खुराक और अद्वियात की किल्लत हो रही है इनकी हरकतों की वजह से, तो ये जनाब इसको आदमी मीडिया पे छाल रहे हैं कि जनाब ये जो आज़ाद कश्मीर की पुलिस है वो जनाब जो ट्रक हैं खुराक के उनको अंदर नहीं आने दे रही, अद्वियात के, और लोग भूखे मर रहे हैं। ये इन्होंने जनाब बीबीसी के ऊपर खबर चल गई, तो वहां एक क्लिप भी चल गया, को बंदा कह रहा है जनाब मैंने पुलिस वालों की बड़ी मिन्नतें की, जनाब ये खाने का सामान है, मुझे घर तक जाने दें, मेरी बीवी जो है वो भी बीमार है, फाकों की नौबत आ गई हुई है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा जनाब ठीक है, ये जो सामान है और अद्वियात है ये आप जनाब अपने हाथों से ज़ाया कर दें तो चले जाएं। अच्छा, अब वही ट्रक ड्राइवर साहब जो है वो मुंदरियाम पे आ गए। उन्होंने कहा मुझे तो इन्होंने पैसे दिए थे, पैसे दे के मुझसे ये वो मुझे तो पता नहीं था जनाब जी ऐसा इशू बन जाएगा, मैंने तो पैसों के लालच में आके जनाब ये बयान दे दिया था। अब ये जो होते हैं ना, जब आपको याद होगा कि वो जब मसूद पिशकियान और हमारे वज़ीर आज़म मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ईरानी साहब ने एक सवाल किया था, जनाब आपने पार्लियामेंट में ये कहा है कि जनाब मिसाइल सिस्टम जो है वो भी उसके ऊपर भी मुज़ाकरात होने हैं। तो ये उस दिन भी मैंने अर्ज किया था कि उनके जो नुमाइंदे होते हैं वहाँ की खबरसां एजेंसियों के पाकिस्तान के अंदर, वो चपड़कनाती होते हैं, वो हरकतें करते हैं ऐसी। उसकी कई एक वजूहत तो ये भी हो सकता है जनाब वो उस तरह के वो माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, जैसे पीटीआई वाले, जब वो लोग जो पाकिस्तान का वो क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं देना चाहते, उस तरह के लोग हों। और वहां से फिर एक रद्द अमल आ गया था वो पासदारान इनकलाब की तरफ से, जनाब ये क्या जैसे वो होता है ना कि हम तो जनाब इस पे जो हम मसाइल के ऊपर बात ही नहीं करने देंगे किसी को, वगैरह वगैरह।
तो और वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी तफ़सील के साथ इसका जवाब दिया था, कित्थे एमओयू तुसीं पढ़िया, कित्थे लिखी हुई है गल, और मैं कदों ये गल कीती, एवें बिला वजह तुसीं यार। तो यही अब इसमें एक तो ये होता है चपड़कनाती वाली बात। दूसरी बात ये है कि ये बीबीसी वाले जो है ना, इनको 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। जब 2-2 माह, 3-3 माह तनख्वाह ना मिले मुलाज़मीन को, किसी इदारे के मुलाज़मीन को, तो फिर वो बेचारे एक ना कोशिश करते हैं कि जनाब कोई ऐसा जो है स्कूप मार दें कि जनाब जिससे हमारे इदारे में बल्ले-बल्ले हो जाए और वो हमारे ऊपर को मेहरबान हो जाए वगैरह-वगैरह। ये वाली, या फिर कोई गुस्सा निकालते हैं। ये भाई साहब भी मेरा ख्याल इन्होंने कोई गुस्सा ही निकाला है। ये खबरें अखबार है ना, ये ज़िया शाह साहब के दौर की बात है, बल्कि अब भी मेरे ख्याल शायद कुछ सूरत बेहतर हो गई हो। तो 4-4 5-5 माह तक ना तनख्वाहें नहीं मिलती थी मुलाज़मीन को। तो वहाँ एक दिन परवेज़ मुशर्रफ का दौर, तो ये खबर जो है उसका जो बकिया था, जहाँ परवेज़ मुशर्रफ का नाम है, उसके आगे जनाब एक वो इंसानी यूसुफ का साथ नाम लिखा हुआ है। यानी अजीब सूरत-हाल बनी हुई थी। तो वो बाद में पता चला जनाब वो जो साहब हैं, इंक्वायरी हुई तो वो पकड़े गए जनाब फलाँ साहब हैं। तो वैसे उन्होंने भी इंक्वायरी की थोड़ी बहुत, तो पता ये चला जनाब वो कहते 6 महीने तनख्वाह मिली, मैं गुस्से जाके लिख देता है गल। एक ये भी हो जाता है, और दूसरा जो वो सहाफ़ी होते हैं वो है तो पाकिस्तानी ना, जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के दीगर गैर मुल्की इदारों के लिए काम करते हैं। तो न्यूज़ में हमारे एक दोस्त होते थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, अब तो वो रिटायर हो गए। तो वो जनाब वो रेडियो तेहरान जो है ना उर्दू, उसके भी पाकिस्तान में नुमाइंदे थे। वो उनको खबरें प्रोवाइड करते थे। तो उनके एक कोलीग थे, तो वो जनाब उनके साथ कोई एक्सक्लूसिव खबर निकाल के लाए ना, तो उनके साथ डिस्कस करते थे। तो वो जनाब इससे पहले के दिन न्यूज़ में वो खबर छपे, वो रात को रेडियो तेहरान पे खबर चल जाती थी। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा ये रेडियो तेहरान पे, फिर उन्होंने कहा ओहो यार, ये साहब साथ बैठे हो, तो वो तीसरे बंदे के साथ भी डिस्कस कर रहे हो, तो वो अपने नोट्स बना के अपनी बाहर जाके खबर रेडियो से चलवा देंगे सी। तो उन्होंने कहा अच्छा, दूसरे दिन तमाम अखबारात में वो आपने देखा हो कि लिखा होता है मॉनिटरिंग डेस्क। वो एक हर अखबार में एक मॉनिटरिंग डेस्क होता है, जो ये टीवी और रेडियो पे आलमी नशियाती इदारों पे जो खबरें चल रही होती हैं, एक तो एजेंसियों की खबरें होती हैं ना, एजेंसी न्यूज़ एजेंसियाँ जो खबरें प्रोवाइड करती हैं, वो पैसे दे के लगाते हैं, वो कि मॉनिटरिंग डेस्क होता है। वो बंदे होते हैं जो टीवी देख रहे होते हैं, रेडियो सुन रहे होते हैं, तो वो उससे खबरें जो है ना वो लेके वो अपने अखबार को देते हैं। वो मॉनिटरिंग डेस्क से तमाम अखबार हैं, उसकी एक्सक्लूसिव खबर का बेड़ा गर्क हो जाए। रिपोर्टर की जो ख्वाहिश होती है मेरे नाम के साथ खबर छपे और पूरे दुनिया में कहीं और न छपे ये खबर। तो दो फिर तीसरी मरतबा उसने ये किया कि तीसरे एक बंदे यार बड़ी अहम खबर आ गई है, तो उसने एक अजीबो-गरीब किस्म की खबर ना, जो पाकिस्तान और इरान के हवाले से खुद साख्ता है खबर ना, उसने बता के और टाइप करना शुरू कर दी कि जनाब ये खबर है, मैं बना रहा हूँ, तो यार बहुत बड़ी खबर है। तो वो भाई साहब ने, वो जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वो खबर जो ली, लेके रेडियो तेहरान पे जारी कर दी, रेडियो तेहरान ने वो चला दी। दूसरे दिन भख्ता पड़ा हुआ है जहाँ पे, यहाँ का जो कौंसल खाना है वो जनाब मुतहर्रिक हुआ पड़ा है, पाकिस्तान की हुकूमत मुतहर्रिक पड़ी हुई है, रिपोर्टर साहब को ढूंढा जा रहा है, रिपोर्टर साहब मिले, उन्होंने कहा मुझे तो इसने दी थी, उसको उसने दी थी, तो उसने तो फाइल ही नहीं की, ये 2 नंबर खबर है, फिर माजरत करना पड़ी थी। इस तरह भी हो जाता है। और दूसरा जगह आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है, उसके पुराने फैसले जो हैं वो कलअदम कर दिए और कहा कि ना पीटीआई को सियासी जमात के तौर पे रजिस्टर्ड किया जाए, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बहाल की जाए। तो इसमें अच्छा, वैसे सुप्रीम कोर्ट का, ये वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला जाना है, ये वहाँ की हाई कोर्ट का ये फैसला है, और चीफ जस्टिस हैं शाद बहार साहब, उनकी सरबराही में ये बेंच था। ये सुप्रीम कोर्ट का वो बात हमारे अखबारात और टीवी चैनल्स पे सुप्रीम कोर्ट का नाम चला था, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो अभी मामला जाना है। तो वहाँ के कवानीन कुछ और हैं, इलेक्शन रूल्स कुछ और हैं, उसको पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, पाकिस्तान के कवानीन के साथ। पाकिस्तान में तो ये सियासी जमात रजिस्टर्ड है, अभी भी रजिस्टर्ड है, सिर्फ उसके वो क्या कहते हैं, उसका चक्कर है कि जनाब इसके इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए और इनका जो इंतखाबी निशान है, इसलिए वो इंतखाबी निशान जारी नहीं किया गया। जमात तो ये रजिस्टर्ड है, इलेक्शन वाला जो मामला है, ये अपना मामला हल कर लें, तो ये जो इसका वो शनाख्ती वो क्या क्या कहते हैं इंतखाबी निशान है, वो भी बहाल हो जाएगा। और दूसरी खबर ये है कि इमरान खान और बीबीसी के साथ बुरिश सैफ की मुलाकात करवाई जा रही है, और ये पैगाम जो है वो कहते हैं बुरिश गौहर ने भी दिया है
कि जनाब इमरान खान मुलाकात करने चाहते हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने तो ये कह दिया कि जनाब मेरी तो बात ही नहीं हुई, ना मैंने ऐसा कोई पैगाम दिया है। पता नहीं इमरान खान ने पैगाम दिया है या नहीं दिया है। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि मुलाकात एक जो है ये अरेंज ज़रूर की जा रही है। आगे क्या नतीजा निकलता है ये एक अलग बात है। दूसरा ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये स्विट्ज़रलैंड में फील्ड मार्शल के ऊपर जानलेवा हमले का प्लान किया हुआ था मोसाद ने। तो ये खबर जो मारियो नाफल साहब हैं, मारियो नाफल साहब वही साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के साहबजादों का भी मेरा ख्याल है इंटरव्यू किया था। और उनकी अगर आप पोस्टें देखें, ट्वीट देखें, इस्लामाबाद के टॉक के दौरान जो वो फुलझड़ियाँ छोड़ते रहे हैं, सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा अभी जनाब उसके पीछे क्या सोच का रफरमा होती है उनकी खबरों के पीछे। वो एक चपड़कनाती हैं। उन्होंने जनाब ये ब्राज़ील के एक 72 साला तजिया नगार को ढूंढ के लाए हैं और वो उनका नाम है जनाब पेपे एस्कोबर। वो ये कहते हैं कि जनाब वहाँ जब हो रहे थे मुज़ाकरात हो रहे तो जनाब पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है इसने जनाब मोसाद का एक पकड़ा मनसूबा कि वो फील्ड मार्शल को कत्ल करना चाहते हैं। मोसाद वाले ने को प्लान किया हो। तो फिर पाकिस्तान ने जनाब बड़ा सख्त पैगाम दिया और कहा कि जनाब अगर ऐसा कुछ हुआ, हमारे वफद के ऊपर जनाब हमला शमला हुआ तो हम जो इसराइल है उसको सफाए हस्ती से मिटा देंगे। एक बात उन्होंने ये की। और दूसरा ये खबर जनाब के जनाब जो अब मुज़ाकरात में तातल आया तो इन्होंने ईरान वालों ने कहा जनाब हम जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका पैसे नहीं दे रहा था। तो जनाब फिर सऊदी अरब बीच में आया जनाब, उन्होंने कहा कि जनाब हम अगर ये पैसे नहीं देते तो हम 24 अरब डॉलर आपको दे देंगे। तो फिर जनाब अमेरिका वाले भी मान के चलो जनाब हम दे देते हैं पैसे। मैंने अपने ज़राए को नीचे से ऊपर तक पूरी तरह टटोला है। मैं ये पूरे वसूख के साथ ये बात कर सकता हूं कि इन दोनों बातों में कोई हकीकत नहीं है। ना कोई मनसूबा पकड़ा गया, ना कोई धमकी दी गई, तो फिर ये खबर क्यों आई? पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तान का एक किरदार है, बुनियादी कलीदी किरदार जो है, ये जाने के बाद वहां से जो पेशकियान है उन्होंने जो शुक्रिया किया है ट्वीट, और फिर जो पूरी दुनिया में यार हर जगह पे चर्चा है पाकिस्तान के कलीदी किरदार का, तो ये उसकी अहमियत कम करने के लिए चपड़कनाती लगे हुए हैं ना। जब देखे ये पाकिस्तान तो नाकाम हो गया था सालसी में, वो तो सऊदी अरब बीच में पड़ गया। कभी कहते हैं जनाब वो कतर का वफद ईरान में गया था तो तब जाके जनाब मामला ठीक हुए थे। इसका एक मकसद इसके अलावा और कोई नहीं है कि जनाब पाकिस्तान को वो कहते पाकिस्तान के बसदार हो नहीं चाहिए थे, बाकी अरब मुल्क में पै गए, खलीजी ममालिक पै गए, वो चाहते सी सुलह तला हो जाए, मामला ठीक हो जान छुटे, तो इस वास्ते होया। और दूसरा वो जो फील्ड मार्शल वाली बात है वो ये तासर देना चाहते हैं कि जनाब इसराइल जो है, जो मोसाद है वो इतना तगड़ा है और वो जनाब इतना बड़ा फैसला कर सकता है कि जनाब फील्ड मार्शल को निशाना बना सकता है। और दूसरा इस खबर से ये तासर देना मकसूद है कि जनाब पाकिस्तान को जिम्मेदार रियासत नहीं है, ये शायद कोई बदमाश रियासत है जो जनाब ये खार खाए बैठी है और इसको जनाब बड़ी तप चढ़ी हुई है इसराइल के ऊपर। इसका बस नहीं चल रहा कि जनाब कोई बहाना मिल जाए तो जनाब इसराइल को हम सफाई हस्ती से मिटा दें, नीस्तो नाबूद कर दें। और जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पास ये सलाहियत भी है। इस तरह का तासर वो देना चाह रहे थे इस खबर से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खबर जो है ये दोनों पर निकली। और दूसरा एक जो बड़ी दिलचस्प खबर है वो ये है कि जनाब ये उनके जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने भी ये बात की है, लेकिन उससे पहले जेडी वैंस जो मुज़ाकरात में शरीक थे उन्होंने एक जो बात की है ना, ये जरा देखिए। उन्होंने कहा जनाब स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात के दौरान जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई ना वो ये थी कि इस बात पे असूली इत्फाक किया गया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त फौजी रास्ते का एक चैनल कायम किया जाए ताकि मुस्तकबिल में कशीदगी से बचा जा सके। चलो यहाँ तक तो ठीक है, ये खबर भी आ गई हुई है कि दोनों ममालिक के दरमियान आपको चैनल एक कायम किया जाएगा। जब वो मुज़ाकरात का वो अलामिया आया था कतर और पाकिस्तान की तरफ से, सालसों की तरफ से, उसमें ये बात थी। जेडी में ऐसा आगे जा कहते हैं कि ना ईरानी वफद ने कहा जनाब बिल्कुल ठीक है, जो ऐसा करते हैं कि दोहा में आप जो है सेंटकाम का एक नुमाइंदा जो है वो भेज दें और हम जो है ये पासदारान इनकलाब का एक बंदा जो है, एक नुमाइंदा जो है वो भेज देते हैं, तो दोहा में बैठ के वो तनाज़े का हल निकाल लेते हैं वो। अब ये जो पासदारान इनकलाब है इसके साथ सेट काम का बैठना, इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये इसका मतलब ये कि जो पासदारान इनकलाब है
वो और सेंटकॉम बराबरी की सतह पे बात करेंगे ना, दोनों बराबर। और दूसरी बात यह है कि जो पासदारान इनकलाब है, इसको तो पहले तो 2019 में और मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ शख्सियात, ईरानी शख्सियात जो है ना, जिनका ताल्लुक पासदारान इनकलाब, उनके ऊपर पाबंदियां लगती रही। 2026 में यूरोपीय यूनियन ने पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके ना इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। अमेरिका ने भी इसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है। तो अब अगर ये पासदारान इनकलाब के साथ बैठेंगे, इसका मतलब ये है कि जो पाबंदियां शबंदियां थी वो सारी उठा ली उन्होंने, वो खत्म। अब बराबरी की सतह पे बात होगी ये। और इसमें बहरहाल वो सेंटकॉम की तरफ से जो मुझे ये बताया गया है कि विराट कोहपर साहब जो जनरल हैं उनके, वो शायद इस पे कोई एहतलाल से काम ले रहे हैं कि जनाब ये आप ऐसा करें कि जनाब आप अपने वजीर खारजा को कहें या कोई वजीर दिफा जो भी है वो कर ले, हमें बीच में न डालें, सेंटकॉम को बीच में न डालें। अगर सेंटकॉम दोहा में जाकर बैठता है तो इसका मतलब ये है कि वो पासदारान इनकलाब हमारे लेवल पे आ गए। ये तो जनाब बड़ी बेइज्जती है हमारी। तो पर इस तरह की बातें जो है चल रही है, लेकिन बहरहाल ये मामला तो किसी तरफ लगना ही है ना। दूसरा जो फील्ड मार्शल पर हमले की प्लानिंग वाली खबर है, तो भाई मेरे पाकिस्तान हैरान नहीं है इस बात का, इसराइल को ही पता है। उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। हाँ, ये धमकी उस वक्त दी गई थी जब इस्लामाबाद टॉक्स के लिए ईरान का जो वफद है वो पाकिस्तान आ रहा था। तो इसराइल को उस वक्त भी समझ आ गई थी। हमारी जो सऊदी अरब में फौज तैनात है, जो सुल्तान एयरबेस पे ऊपर तैनात है, जो तबूक के करीब, वो अलर्ट हो गए थे। दिफाई निज़ाम अलर्ट कर दिया गया था। उस वक्त उनको ये बताया गया था कि भाई साहब अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर इसके ऊपर हमला करेंगे। ज़ाहिर है ईरानी जो है थे वो, मैंने उस वक्त भी कहा था, पूरी दुनिया ये कह रही थी कि ईरानियों को निशाना बनाया जा सकता है फ़ज़ा में, तो वो उस वक्त ये धमकी दी गई थी। अब ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था। और दूसरी बात यह है कि 10 ईरान जो है ना, वो ईरान को शिकस्त नहीं दे सके यार। 10 ईरान जो है ना वो मिल जाएं तो एक पाकिस्तान बनता है फौजी ताकत, अंदाजा करें आप। और वो तो यार आपको याद है, कोहटा प्लांट उन्होंने तबाह करने की कोशिश की थी ईरान के साथ मिलके, सॉरी इंडिया के साथ मिलके। तो वो उस वक्त तो पाकिस्तान ना जोहरी ताकत था, ना पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम इतना एडवांस था। उस वक्त पिछू पड़ गए थे, उनको भाग गए थे यार। पाकिस्तान पर हमला किए ना, उनके पास लॉजिस्टिक्स ही नहीं है, वो कहां से हमला करेंगे। अगर वहां पे हमला होता तो फिर वो जिम्मेदार थी रियासत जिसके हम मेहमान थे। अगर यहां आके करते हैं तो वो भारत से मदद लेना पड़ेगी या किसी और हमसाया मुल्क से मदद लेना पड़ेगी। तो उनको ये भी अंदाजा, जो हमसाए हैं वो भी कोई अकल से आ रही नहीं है। उन्हें पता है कि अगर इसराइल ही हमला करता है लेकिन हमारी सरजमीन इस्तेमाल करके, तो फिर पाकिस्तान हमें छोड़ेगा नहीं, ये सबको पता है। और दूसरा जो ये मैं कह रहा हूँ कि जनाब सुनहरी दिन आने वाले हैं, जो हमारे वजीर खारजा ने बात की है, तो ये अपने एक व्लॉग में मैंने ये अर्ज किया था जनाब, ये जो पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, तो वो जनाब उन्होंने बिछा दी है हमारी, और हमारी रहती है। तो हमारे एक दोस्त ने ये एतराज़ किया कि जनाब, मेरे एक दोस्त का नाम लेके वो व्लॉग करते हैं साफ़ी जनाब, वो कहते हैं ईरान वाले झूठ बोल रहे हैं, कोई उन्होंने गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई बिछी हुई। तो ये जनाब, ये मैं आपको बता दूं, आप आदाद शुमार चेक कर सकते हैं। ये जो ईरान है उन्होंने अपनी हदूद में 1100 किलोमीटर पाइपलाइन जो है वो बिछा दी हुई है। चंद एक, यानी वो सीस्तान बलोचिस्तान तक ना उन्होंने वो बिछाई हुई है। चंद एक किलोमीटर रहते हैं, तो वो आप 72 किलोमीटर कह लें या 70 किलोमीटर, बाकी मुकम्मल है। वो पाबंदियों के बाद वो रुक गए क्योंकि पाकिस्तान ने काम नहीं शुरू किया था। पाकिस्तान ने जनाब 781 किलोमीटर लंबी जो है वो पाइपलाइन बिछानी है। तो बहरहाल ये एक प्लान इन्होंने किया था पाबंदियों के बाद जनाब, चलो इसने जाना है बेनजीराबाद तक। तो प्लान ये इन्होंने किया कि शहीद बेनजीराबाद तक ये हमारी जो है पाइपलाइन जानी, लेकिन इन्होंने प्लान किया था जनाब ग्वादर तक को 80 किलोमीटर का इलाका बनता है, तो वहां तक बिछा लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। ताकि शुरू तो करें ना, वो जहाँ दूसरे दिन वो धमकियां देते हैं कि आलमी अदालत में जाने की जुर्माना देते थे। तो उस वक्त जनाब ये कुछ इस तरह का इन्होंने प्लान किया था। और दूसरा जो अच्छी खबरें ये हैं कि जनाब, एक तो ये कि जनाब ट्रांजिट हब जो है ये कराची और ग्वादर ये बनने वाला है। और वो कह रहे हैं ना, आपने हुरमुज से गुजरने के लिए जनाब हमें जनाब पैसे दें, फीस दें, तो 40 अरब डॉलर जो है वो कहते हैं सालाना इकट्ठे होंगे। और वो खलीज वाले ममालिक जो ओमान वगैरह उनके साथ मिलके जनाब हम ये जो रकम इकट्ठी करेंगे। तो अच्छा, उस हवाले से भी
2 नंबर खबरें चल रही। अब यार जो रूट मुकर्रर किया है पासदारान ने, इनकलाब ने, और ये कहा है कि जनाब हमसे पूछ के गुजरे आप, इत्तला देके, अंधाधुंध नहीं गुजरने देंगे किसी को हम। तो वो जनाब उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर लगा दी कि जनाब वहां से 4 जहाज वापस कर दिए जनाब उन्होंने। अब 4 जहाज वापस कर दिए, क्यों वापस किए ये कोई नहीं बहाम है उसमें। एमी यानी ये तासर देने की कोशिश की जा रही है जनाब, वो फिर उसने आपने हुरमत बंद कर दी। अभी ताजा तरीन सूरत हाल जो आपने हुरमत की वो आप देखें, उत्थे तो रश लग गया पाया, एक कहते ने जनाब उत्थे बंद हो गई। और दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है ये मिडिल ईस्ट का कोई इशू, इनमें मैं निकात आपके सामने रख रहा हूँ, खुशखबरियां, इसमें बात जो है वो कल या परसों अगले अपने व्लॉग में मैं करूंगा। मिडिल ईस्ट का कोई इशू ऐसा नहीं होगा अमेरिका समेत जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। यानी जो मिडिल ईस्ट का इस्तेहकाम है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक पाकिस्तान उसमें शरीक नहीं होगा। पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है वो तुर्की से लेकर ईरान तक और ओमान से लेकर यमन तक जितने भी मामला हैं सब में पाकिस्तान जो है वो शामिल होगा। और दूसरा भारत के साथ मार का हक और उसे हमारी वाज़ेह फतह के बाद ये दुनिया को पता चल गया। पहले कहते ये नखेटे है नहीं यार, किसी काबिल ही नहीं है, ये जनाब दहशतगर्दी के शिकार ने और आलमी तनहाई का शिकार हो गए ने, जनाब कोई इन्होंने गल नहीं सुनता। हूँ पूरी दुनिया कहती नहीं यार ये तो बड़े काबिल है ने। अब जब हम काबिल हो गए हैं, अच्छा सानू भी नहीं पता सी इस गल का कि असं ये कुछ कर सकते हैं, और हूँ सानू भी समझ आ गई है कि यार साढ़े तो बड़िया सलाहियतें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और लीवरेज इन्ना ज्यादा बढ़ गया हुआ साडा। तो सारिया चीज़ां जिहड़ियां वो पाकिस्तान यार एक चेंज तो गुजर रहे हैं। और जिहड़ी गल्लां हो रही हैं ना जनाब, ये कोई ना कोई टीवी चैनल में बैठ के या कोई लिख देता है अखबार में जनाब ये हुकूमत जो है ये पता नहीं जुलाई में पता नहीं गड़बड़ हो जाएगी और नवंबर में गड़बड़ हो जाएगी, फलां वक्त गड़बड़ हो जाएगी। और भाई मेरे जो जिस चेंज से जिस तब्दीली से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है उस वक्त यही क़यादत जिस वक्त मौजूद है यही इन इश्यूज़ को हल कर सकती है। वो इश्यूज़ क्या हैं जो हल होने हैं, ये एक सवाल है। ये अगले व्लॉग में मैं इस हवाले से अर्ज करूंगा। आप दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।